स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है? Yes, good morning to all of you, and today we'll start with the chapter The Revolt of 1857 and its representation. ठीक है, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है सन 1857 का विद्रोह और उसका प्रतिनिधि। ठीक है बच्चों, जो ये विद्रोह था 1857 का जो विद्रोह है, इट वाज 100 years ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो लगभग आप लोगों की 1757 में वो इंडिया आए थे और उसके लगभग 100 सालों बाद, यानी कि आप सेंचुरी में सोच सकते हो कि 1857 में जो इंडियंस थे वो क्या हो गए थे, विद्रोही हो गए थे। किसके अगेंस्ट में? ईस्ट इंडिया कंपनी के। अभी आपको क्या बोलना है, इट इज़ अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो थे विद्रोही हो गए थे, और ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो आपकी बुक पे एक वर्ड दिया सिपॉय, सिपॉय हियर मीन्स द सोल्जर्स। तो आफ्टरनून में 10 मई को जो था 1857 में जो सिपॉयज थे कैंटनमेंट मेरठ में, यानी कि मेरठ छावनी में रहने वाले जो सिपाही थे, उन्होंने 10 मई 1857 को म्यूटनी कर दी, यानी कि सैनिक विद्रोह कर दिया। इट बिगेन्स इन लाइज ऑफ नेटिव्स ऑफ इन्फेंट्री। तो जो इन्फेंट्री क्या होता है, जो पैदल सेना होती है, तो उनके बीच में ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और कैवलरी मीन्स जो पैदल जो घोड़सवार सैनिक थे, एंड देन टू द सिटी। तो पहले जो ये विद्रोह था, ये सैनिकों के बीच में था, पैदल सेनाओं के बीच में फैला। फिर इसके बाद ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह में फैला जो घुड़सवार थे, कैवलरी के लोग थे, और उसके बाद सिटी में फैला। ठीक है, द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ टाउन्स एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइन द सिपॉइज। और जितने भी आम लोग थे, उन्होंने भी सिपॉइज को के साथ शामिल हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। एंड दे वर द इन द टाउन्स एंड सराउंडिंग एरिया, जो विलेज में रहा करते थे। द सिपाही कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स where the arms and ammunition were kept and proceeded to attack the white people। अब जितने भी विद्रोही लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, they started attacking the white people। तो गोरे लोगों को पर उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जहाँ उनके आर्म्स एंड अम्यूनिशन, यहाँ पे जहाँ पे उनके हथियार रखे हुए थे, जहाँ उनके वेपन्स रखे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। एंड टू ransack and turn their bungalows and property, यानी कि उनके जो प्रॉपर्टी थी, जो उनका जो बंगला था जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 1857 में एक ऐसा माहौल आ गया था कि जो भारतीय लोग थे, उनका आर्थिक रूप से भी या राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाने लगे। और 10 मई 1857 को जो भूगोल था, यानी कि विद्रोह का जो भूगोल था, वो बज उठा था। तो आपको ये भी मानना है कि 31 मई 1857 was days fixed to declare revolt of 1857, but due to some conditions the revolt started earlier। ठीक है, what was the time period of the revolt of 1857? What was the date which was fixed? 31 May, but the revolt started in on 10th May। ऐसा क्यों हुआ था कि 10th मई को ही विद्रोह आरंभ हो गया था? हुआ ये था कि बैरकपुर छावनी, यानी कि वेस्ट बंगाल में बैरकपुर छावनी में जो सैनिक थे, उनसे कहा गया था कि उन्हें एक ऐसे ग्रीस कार्टिजेस का यूज़ करना है, एक ऐसे ग्रीस कार्टिजेस का मतलब था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना है और उसको एनफील्ड राइफल में डालना है। और वो जो ग्रीस कार्टिजेस हुआ करता था, वो उनको मुंह से काटना पड़ता था और तब उसको एनलोड करना पड़ता था उस एनफील्ड राइफल। ठीक है, और जो सैनिक थे, हिंदू जो सैनिक थे, या जो इंडियन सिपाहीज थे, या तो वो मुस्लिम थे या वो हिंदू थे। और हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र के अनुसार जो कारतूस वाला, कई लोग मांस मछली वाले नहीं थे, तो उन्होंने उसका क्या, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उसमें मंगल पांडे नामक एक ऐसे व्यक्ति आए थे, एक ऐसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने कि बैरकपुर में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी, और इसलिए उनको बंदी बनाकर बैरकपुर से मेरठ लाया गया।
और मेरठ छावनी में जब उनको लाया गया तो उनका समर्थन अन्य सैनिकों ने किया और उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। And they started revolt of 1857 on May 10th, 1857 and begin with from Meerut. ठीक है। और मेरठ में भी जो ना केवल सैनिक लोग बल्कि जो अन्य ऑर्डनरी पीपल भी थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। उनका मेन उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि वाइट पीपल्स के ऊपर अटैक करना, उनकी प्रॉपर्टी पर अटैक करना, उनके बंगलों पर अटैक करना, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे जहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते थे उनको जला डालना, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, देन ट्रेजरी एक्सेट्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय एंड प्लंडर्ड। उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, प्लंडर करना शुरू कर दिया। किन्होंने? यहाँ पे हम किसको बोलेंगे? क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारियों मीन्स रिवोल्यूशनरीज ने। रिवोल्यूशनरीज कौन से थे? रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो रिवोल्यूशनरीज थे दे स्टार्टेड देयर डिस्ट्रॉय द प्लंडर द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी थी इंडिया में उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इवन द टेलीग्राफ, द लाइन टू दिल्ली बस कट डाउन। तो दिल्ली से में जो अन्य एरिया से जो लाइन, टेलीग्राफ लाइन जाती थी उसको भी उन्होंने, जो डाकघर की जो लाइन जाती थी डाकघर की, उसको भी उन्होंने काट दिया था, सो दैट देयर कम्युनिकेशन स्टॉप, है ना, उनका जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाए। एज द डार्कनेस डिसेंडेड अ ग्रुप ऑफ सिपाहीज रोड टूवर्ड्स ऑफ द दिल्ली। अब वो मेरठ से पहुंच गए दिल्ली। अब वो किस ओर जाने लगे? दिल्ली की ओर जाने लगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर आ गया? हो गया। द सिपाहीज अराइव्ड द गेट ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11th मई। तो जितने भी सिपाही थे, सिपाही कौन थे? सिपाही का मतलब क्या हो गया? सैनिक। तो जितने भी ये सिपाही थे वो 10 मई से मेरठ से कहाँ चल पड़े? दिल्ली की ओर चल पड़े थे और रेड फोर्ट पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? लाल किले में। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान। तो जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो मंथ कौन सा चल रहा था? रमजान का मंथ चल रहा था। द मुस्लिम होली मंथ, प्रेयर ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर एंड फास्टिंग। तो ऐसा टाइम पीरियड था जब वो, कैसा पीरियड था? रमज़ान का महीना था, जहाँ पे मुस्लिम लोग उस समय क्या रखते थे? फास्ट रखते थे। आपको पता है वो लोग रोज़ा रखते थे, फास्ट रखते थे। द ओल्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह। तो जिस समय वो लोग पहुँचे, यानी कि जो 10 मई से में सिपाहियों को जो जत्था था वो उत्तेजित होकर रिवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हुए वो दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली के लाल किले पर जब वो पहुँचे तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, एंड had just finished his prayer and meal before the sun rose and fast began। तो वो उस समय उठे ही थे, सो के उठे ही थे, सुबह ही पहुंच गए थे, तड़के ही पहुंच गए थे जिस समय बहादुर शाह जफर उठे थे। और जब वो मील यानी कि जब जो रोज़ा होता है ना, जब वो फास्ट रखते हैं तो उन्हें सूर्य अस्त से पहले लेना पड़ता है। तो जो कुछ भी वो खाते हैं उसके बीच में वो कुछ नहीं खाते, फिर शाम को खाते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं। और उनका जो रोज़ा टाइम पीरियड है लगभग 30 डेज का होता है। तो इस टाइम पीरियड में वो बीच में कुछ नहीं खाते हैं। कौन लोग? मुसलमान लोग। तो जब बहादुर शाह जफर के पास ये लोग पहुंचे तो उस समय वो उठे ही थे और उन्होंने सन रोज जैसे उदय हुआ था वो उनका फास्ट शुरू हो गया था। ही हर्ड द कमोशंस एट द गेट। उनको जो थी चिल्लाहट सुनाई दी, आवाज़ें सुनाई दी। द सिपाही हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, we have come from Meerut after killing Englishmen there because they asked us to bite bullets that were coated with the fats of cows and the pigs with our teeth। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ये कहा गया था कि अब आपको अपने मुंह से क्या काटना है? उसको बाइट करना है, उस ग्रीस कार्टिजेस को जिस पर कि गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। ठीक है, दिस वॉज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। ये किसके धर्म को नष्ट कर रहा था? भ्रष्ट कर रहा था हिंदू और मुसलमान। क्या भ्रष्ट हो रहा था पंकज? क्योंकि उनको कारतूस किससे खोलना पड़ता था? उनको मुंह से खोलना पड़ता था उस कारतूस को, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीस कार्टिजेस, हिंदी में बोलते हैं चर्बी वाला कारतूस, जो उनको किससे खोलना पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। और जिसमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों क्या थे? शामिल थे, और इसके धर्म को नष्ट हो रहा था। ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही ऑल्सो एंटर दिल्ली। अभी वो जत्था पहुंचा ही था और दूसरे ने फिर से वहाँ पे एंटर कर लिया। ठीक है, एंड ऑर्डनरी पीपल ऑफ सिटी ज्वाइन देम। और जितने भी दिल्ली नगर के, दिल्ली शहर के जो आम जनता थी उन्होंने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। यूरोपियंस वर idled in large numbers, the rich of Delhi were attacked and looted। अब क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे वो किल्ड हो गए, तो उनको मार दिया गया, और लार्ज नंबर में जितने भी रिच पीपल थे, एंड दे वर अटैक्ड एंड लूटेड। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। अब ये क्लियर हो चुका था कि दिल्ली अब अंग्रेजों के हाथों से निकल चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे
पहुंच गए थे, वहाँ पे सिपाही लोग पहुंच गए थे जो कि उनका विद्रोह कर रहे थे। सम सिपाहीज रोड इनटू द रेड फोर्ट, और कुछ जो थे रेड फोर्ट के अंदर घुस गए विदाउट ऑब्जर्विंग द एलाबोरेट कोर्ट एटिक एक्सपेक्टेड फॉर देम, और बिना उसके देखे कि भाई कोर्ट में क्या हो रहा है। दे डिमांडेड दैट द एम्परर गिव देम इज ब्लेसिंग, यानी कि वो उनको ये डिमांड थी कि जो वहाँ पर एम्परर बैठे हुए हैं बहादुर शाह, वो उनको क्या दे, शुभ आशीष दे। बहादुर सराउंडेड बाय द सिपाही, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको कंप्लाई करना पड़ा। द रिवोल्ट दस एक्वायर काइंड ऑफ लेजिमिटेसी, मतलब उनको वैधता मिल गई, मतलब कानूनी रूप से उसको मान्यता मिल गई कि नाउ यू कैन स्टार्ट द रेवोल्यूशन बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। अब जो विद्रोह था बच्चों, जो सिपाही लोग शुरू किया था, वो अब किसके नाम पे चलने पर लगा, मुगल बादशाह के नाम पर। मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो 12th and 13th में नॉर्दर्न इंडिया रिमेन क्वाइट, once was spread that Delhi has fallen into the hands of rebels and Bahadur Shah was had blessed the rebellion। तो यानी कि जो बहादुर शाह जफर है उन्होंने इन विद्रोहियों को अपना आशीर्वाद दे दिया था। इवन moved swiftly cantonment after cantonment in Gangetic Valley and the some of the best of Delhi rose in mutiny। तो अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हो गए थे, गंगा वैली में रहने वाले जो सिपाही थे, कंटोनमेंट एरिया था, और वेस्ट दिल्ली के जो एरिया था वो इस विद्रोह में क्या हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। आई होप यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको ये बताया है कि शुरुआत तो बैरकपुर से शुरू हो चुकी थी, जब मंगल पांडे ने कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को मेरठ लाया गया था। जब मंगल पांडे को मेरठ में बंदी बनाया गया था तो अन्य सिपाहियों ने उसका विद्रोह कर दिया था, और वो विद्रोह लेकर कहाँ पहुँच गए थे, दिल्ली पहुँच गए थे। दिल्ली में जब वो पहुँचे तो उन्होंने किससे आशीर्वाद लिया, बहादुर शाह से। बहादुर शाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और एक मिनट, और एक और चीज़ थी कि जो बहादुर शाह थे उन्होंने भी इस विद्रोह को समर्थन क्यों दिया होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को ये कह दिया था कि अब उसके आगे आने वाले जो वंशज हैं वो मुगल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही वो रेड फोर्ट में रहेंगे। तो इसके भी जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया था, ठीक है। एंड इन दिस वे इन इंडिया द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, विद्रोह स्टार्ट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं उनको आवाज़ आ रही है मेरी? अंकित, अब ओके बेटा, अब चलते हैं हम कि पैटर्न ऑफ रेबिलियन कैसा, ठीक है, जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था। इफ वन वर to place the dates of this mutiny in chronological order, it would appear that the news of mutiny in one town traveled to next sepoy where there was took up the arms। The sequence of event in every cantonment follow the similar pattern। तो sequence of similar pattern मतलब कि जहाँ कहीं भी ये विद्रोह गया, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में गया या एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट में गया, उन सबका पैटर्न सेम था। पैटर्न सेम का मतलब क्या था, दे स्टार्टेड अटैक द बंगलोज, दे स्टार्टेड प्लंडर द रिकॉर्ड्स, है ना, उनकी प्रॉपर्टी को जला दिया। तो मोस्टली जो जितने भी सिपाहीज थे जो विद्रोह कर रहे थे उनका पैटर्न क्या था, सेम था। बेल ऑफ आर्म इज अ, यहाँ पे अंडर ऊपर करेंगे बेल ऑफ आर्म लिखा है, इज अ स्टोर रूम इन विच अ वेपन्स केप्ट। तो बेल ऑफ आर्म का मतलब था कि जहाँ पे अंग्रेजों के आर्म्स रखे जाते थे। तो जो जितने भी सिपाही थे इन्होंने उन हथियारों पर आक्रमण कर दिया जो अंग्रेजों द्वारा जमा किए गए थे। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेल्स ऑफ आर्म। हिंदी में क्या लिखा है ऊपर, हिंदी में भी एक पिंक कलर का बना होगा, पिंक कलर का बना हुआ है ऊपर, हिंदी में नहीं है, कोई नहीं, बेल ऑफ आर्म्स से आप कर सकते हो उसको। बेल ऑफ आर्म्स का मतलब क्या है, स्टोर रूम इन द विच वेपन्स आर केप्ट। बेल ऑफ आर्म का मतलब था कि जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, स्टोर रूम था वो। हाउ द म्यूटनी बिगेन, म्यूटनी मीन्स षड्यंत्र, म्यूटनी का मतलब क्या था, षड्यंत्र। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों ने इसको बोला षड्यंत्र, म्यूटनी थी ये, ठीक है। द म्यूटनी बिगेन, द सिपाही बिगेन द इरेक्शन with a signal in many places it was firing on evening gun of और सराउंडिंग ऑफ द मुगल, ठीक है। तो एक उन्होंने अपना एक डिनोशन देते थे, एक प्लेस पे पहुंचाते थे जहाँ पे फायरिंग वो करते थे। अब गन की या तो फायरिंग करते थे या कोई एक बुगल बजा देते थे, और इस तरह से म्यूटनी पास हो रही थी। दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो शास्त्रागार थे, हिंदी में वर्ड आया शास्त्रागार। शास्त्रागार का मतलब क्या था,
स्टोर रूम वेयर द आर्म्स वर पुट। तो वो क्या करते थे, सबसे पहले उन्होंने उन शास्त्रागारों पर क्या किया, आक्रमण किया, उसको सीज कर लिया और जो जितनी भी उसकी ट्रेजरी थी यानी खजाना था उस पर प्लंडर करना शुरू कर दिया। देन दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तब उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू किया। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके आक्रमण की, कौन कर रहा है आपको आक्रमण, कौन कर रहा था बच्चों, सिपाही लोग। सिपाही लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, बेल ऑफ आर्म यानी कि जो वहाँ पर उनका स्टोर रूम था उस पर आक्रमण कर दिया। जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने प्लंडर, प्लंडर मीन्स लूटना, तो प्लंडर करना शुरू कर दिया था। देन दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड विच इंक्लूड द जेल, द ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, then the bungalows, burning all records, everything and everybody connected with the white men because a target become a target। तो सबके सामने बस एक लक्ष्य था, वाइट मैन, क्योंकि वो नफरत का उनके लिए बन चुका था। द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब डेक्लेरेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब कि घोषणा, एक उद्घोषणा कर दी गई, एक डेक्लेमेशन कर दिया गया कि आओ सब मिलकर आओ, इसमें पार्ट लो, रिवोल्ट ऑफ 1857 में तुम क्या लो, भाग लो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम टू यूनाइट राइज एंड एक्सट्रीमेट द फिरंगी। फिरंगी यहाँ किसको कहा गया, अगेन फिरंगी, द पर्शियन ओरिजिन। अब फिरंगी शब्द जो है वो फारसी शब्द है बच्चों, डिराइव फ्रॉम द वर्ड फ्रैंक, फ्रॉम विच फ्रांस गेट इट्स नेम। फ्रैंक का नाम, जो फ्रैंक शब्द है वहाँ से फ्रांस को भी नाम मिला है, ठीक है। फिरंगी शब्द भी यहीं से आया है। It is used in Urdu and Hindi, often dignitary sense to designate the foreigners। तो ये foreigners जो विदेशी हैं उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, फिरंगी का, है ना। आपने वो वाली पिक्चर देखी होगी आमिर खान वाली, रंग दे बसंत की, उसमें फिरंगी शब्द यूज़ किया था उन्होंने। तो फिरंगी शब्द किसके लिए यूज़ किया है, विदेशियों के लिए यूज़ किया गया। तो फिरंगी शब्द रिविलियंस के द्वारा यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया किसके लिए, विदेशियों के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें देखा गया रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई बहादुर शाह जफर के अंडर में, ठीक है। बहादुर शाह जफर के अंडर में क्या देखी गई बच्चों, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा गया था। इज इट क्लियर। When the ordinary people began joining the rebellion, the target of the target widened। तो जब ऑर्डिनरी पीपल ने, आम जनता ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया तो ये आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया। वाइडन मीन्स व्यापक हो जाना, ठीक है। अब इसमें जो मेजर टाउन्स थे जिसमें कि लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिबेल ड्रैग। तो जैसे कि लखनऊ था वो उनकी निशाना बन गया, कानपुर उनका निशाना बन गया, बरेली उनका निशाना बन गया। इवन मनी लैंडर्स वर ऑल्सो द टारगेट ऑफ द रिबिलियंस। सूदखोरों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने, विद्रोहियों ने, ठीक है। देन द रिच, जितने भी रिच लोग थे, ऑल्सो बिकेम द पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एन ऑपरेसर बट ऑल्सो द अलाइज ऑफ द ब्रिटिश। अब जो किसान थे ना वो सूदखोरों को कैसे देखते थे, सूदखोरों को वो समझते थे कि वो हमारे अत्याचारी हैं और साथ में वो अलाइज हैं ब्रिटिशर्स के। अलाइज ऑफ ब्रिटिश मतलब दे आर फेथफुल टू द ब्रिटिशर्स। तो जमींदार लोग हमारे प्रति क्या नहीं है, हमारे प्रति हमदर्दी नहीं रखते हैं, बल्कि किससे मिले हुए हैं, ब्रिटिश। ऐसा किसका मानना था, आम किसानों का। किसानों का ये मानना था कि जो जमीन जो ऑप्रेस क्लास थी कौन थी, मनी लैंडर्स। जो मनी लैंडर्स हैं हमारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखते, बल्कि वो किससे मिले हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले हुए हैं। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। और ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े साहूकार थे, मनी लैंडर्स थे, उनके मकानों को लूटा गया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द सिपाही म्यूटनी इन द रैंक्स क्विकली बिकम अ रिबेलियन। इस तरह से जब म्यूटनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकम अ रिबेलियन, और सिपाहियों के बीच में जो रैंक्स थी यानी कि इंडियन जो सिपाही थे बच्चों, उनको ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, केवल उनको हवलदार की हाईएस्ट पोस्ट दी गई जाती थी। तो इन सिपाहियों के बीच में भी जो रैंक्स थे उनके बीच में ये म्यूटनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। देयर वॉज अ जनरल डिफरेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ अथॉरिटी एंड हियरार्की। आप यहाँ देख सकते हो कि एक पिक्चर बनी हुई है कि कैसे वो मार रहे हैं, अंग्रेजों को उतार उतार के मार रहे हैं, कौन लोग, रिबिलियंस। पंकज प्लीज बुक लेके आया करो, आपको बिना बुक के समझ नहीं आएगा बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों क्लियर हो गया। फिर इन द मंथ ऑफ जून, मई एंड जून, तो मई और जून में क्या हुआ, द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू एक्शन ऑफ द रिबिलियंस। इंडिविजुअल ब्रिटेन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ एंड लाइफ ऑफ द फैमिली। यानी कि ऐसा स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजों को अपनी व्यक्तिगत रूप से भी जान बचानी पड़ी, अपने
परिवार की जान बचानी पड़ी. ब्रिटिश रूल was one officer noted collapsed like a house made a card. तो उन्होंने ये अंडरलाइन करेंगे. ब्रिटिश रूल as one British officer noted. नहीं मिला इस पिक्चर के ऊपर. हाँ, ब्रिटिश रूल as one British officer noted collapsed like a house made of card. ऐसा लगा कि जो उनका घर है वो कार्ड की तरह बना हो. ठीक है, वो खत्म हो गया है, ध्वंस हो रहा है, विध्वंस हो रहा है. ठीक है, इसको सोच बेस को मैं नहीं पढ़ रही, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से. यहाँ पे सबको समझ में आ गया इतना? एवरीवन गॉट इट? कि सब लोग उसमें शामिल हो गए. कौन लोग? पहले सिपाही, फिर नगरों के लोग, फिर किसान लोग, फिर मजदूर लोग भी इसमें क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे. और इसमें पहली बार क्या देखी गई थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा गया था. ठीक है, विद्रोह क्यों हुआ? व्हाई द रिवोल्ट स्टार्टेड? विद्रोह क्यों हुआ? ग्रीस कार्टेजेस इंग्लिश में बोलेंगे. बिकॉज द अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिपाहीज the East India Company, they were forcing them to use the grease cartridges. Grease cartridges means गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को प्रयोग करने के लिए, जिसको कि उनके से मुंह से खोलना पड़ता था. तो इस तरह की जो न्यूज़ थी जब ब्राह्मण सैनिकों को पहुंची, इवन जो मुस्लिम्स थे, दे डोंट लाइक द पिग्स, है ना, तो उन्होंने भी उसका विरोध किया. तो जब ब्राह्मण सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने ये दो सैनिकों को तेजी से मार दिया. तो उनको बंदी बनाकर कहाँ लाया गया था? मेरठ बनाया. मेरठ में सभी लोग उनका समर्थन कर रहे थे, सभी सिपाहियों ने उनका समर्थन किया. अब मेरठ से ये क्रांतिकारी कूच कर गए कहाँ पे? दिल्ली में. और दिल्ली में जो बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर ओल्ड मैन थे उस समय, 82 ईयर्स की उनकी एज थी. लेकिन फिर भी उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इन सिपाहियों के साथ मिल गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें लाल किले में रहने से मना कर दिया था और साथ में उन्हें मुगल शब्द का प्रयोग करने से भी मना कर दिया था. इसलिए ये बहादुर शाह जफर ने एक स्टैंप लगा दी, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 में उनका आशीर्वाद लोगों को मिल गया था. इस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया में स्टार्ट हो गया, जो कि सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था. उनका पैटर्न एक जैसा था, या तो वो सिग्नल दे देते थे या वो बुगल बजा देते थे. और उनका मेन मकसद था, क्या मकसद था? हाँ, वाइट लोगों को मारना, उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर देना, उनके आर्म्स एंड अम्यूनिशंस को, उनके जो स्टोर हाउस थे उन पर आक्रमण करना, संपत्ति को नष्ट कर डालना, गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको नष्ट कर डालना, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, टेलीग्राफ हो गए, सब पर उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया. किन लोगों ने? सिपाही लोगों ने. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब चलते हैं 1.2 पर, दैट इज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे, line of communication में the reason was similar in the pattern of the revolt in different places lay partly in its planning and coordination. तो अगर हम देखें कि इनका जो एक जैसा ही पैटर्न क्यों था? क्योंकि उनकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन था. इट इज़ क्लियर दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कंटोनमेंट्स. तो जितने भी बैरक में जुड़े हुए जितने भी सिपाही थे, कंटोनमेंट में रहने वाले जितने भी सिपाही थे, उनका आपस में क्या था? आपस में कनेक्शन था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था. आफ्टर 7th Awadh, irregular cavalry has refused to accept the new cartridges in अर्ली मई. तो मई में अर्ली मई में जो अवध के जो सिपाही थे, उन्होंने भी इरेगुलर कैवलरी को यूज़ करने से मना कर. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितने भी अब ये सिपाही थे तो इसने कंपनी के अंदर में ना, ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये सैनिक थे वो ज़्यादातर अवध से थे. तो जितने भी ये जो मे भी मंगल पांडे कहाँ के रहे होंगे? अवध के रहेंगे. तो अवध, तो अगर अवध एक ऐसा राज्य था जहाँ से अधिकांश सिपाही किसकी सेना में शामिल थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल थे. इसलिए 7th अवध इरेगुलर कैवलरी उस आर्मी बटालियन का नाम था, है ना. जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट पे नाम बताओ बटालियन के किसी एक का. सिख राइफल्स है ना, गढ़वाल राइफल्स है ना, असम राइफल्स है. तो ये सब नाम है बेटा बटालियंस के. तो उस समय जो अवध राइफल्स वाले लोग थे या अवध इरेगुलर कैवलरी थी, दे रिफ्यूज टू यूज द गीस कार्टिजेस, है ना, विच वाज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. तो ऐसे कारतूसों का उन्होंने मना कर दिया. एंड दे न्यू कार्टिजेस, they wrote to the 48 native infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order. तो वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके धर्म पर प्रहार पड़ा है.
उनका जो धर्म है वो नष्ट हो गया है, तो दे आर वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर। सिपाही और देयर मतलब कि अभी वो लागू नहीं हुआ था, तो वो ऑर्डर का इंतजार करते कि क्या उनको यूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सिपाही ऑफ देयर emissaries moved from one station to another. People were thus planning and talking about the rebellion. इस तरह से लोग क्या करने लगे, प्लानिंग करने लगे about the rebellion. Is it clear to all of you? ठीक है. The pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggested some sort of planning and coordination raised certain crucial questions. अब कुछ क्वेश्चन सामने आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हाउ वर द प्लान मेड्स, प्लान कैसे बनाए गए। दूसरा क्वेश्चन था हु वर द प्लानर्स, प्लानर्स कौन थे। इट इज डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू सच क्वेश्चन, यानी कि कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले कि देयर वाज अ प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन देयर, तो उसके हमें क्या नहीं मिले हैं, इसके हिस्टोरियंस को क्या नहीं मिले बच्चों, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड क्लूज एज टू हाउ द म्यूटनीज केम टू बी ऑर्गेनाइज। केवल एक ऐसा क्लू मिला जिससे ये पता चला कि सैनिक क्या थे, ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। कैप्टन हियरसे ऑफ अवध मिलिट्री पोस्ट हैज बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटनी। तो उनके ही एक इंडियन सबऑर्डिनेट थे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो तो ढूंढ रहे थे ना मर्डर करने के लिए, मारने के लिए जगह जगह कि कहाँ पे उनको वाइट पीपल मिल जाए, कहाँ उसका मर्डर कर दें। तो जो ये कैप्टन हियर से थे वो उनको एक प्रोटेक्शन दिया, एक उनके ही इंडियन सबऑर्डिनेट ने ड्यूरिंग द म्यूटनी। द 41st नेटिव इन्फेंट्री विच वाज स्टेशन इन द सेम प्लेस। तो जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, कैप्टन को हियरसे को जहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ था, वहीं पर उनके जो नेटिव्स थे, नेटिव एक और इन्फेंट्री थी उसने वहाँ पर थी, स्टेशन थी, यानी कि वहाँ पे थी जहाँ पर वो छुपे हुए थे, कौन, हेयर से, ठीक है। Instructed that the since they had killed all their white officer, the military police station should also kill the hearsay or deliver them as a prisoner on the foot. तो मिलिट्री पुलिस को ये कह दिया गया या तो उनको मार दिया जाए या उनको प्रिजनर बना दिया जाए, ठीक है। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय अ पंचायत कंपोज ऑफ नेटिव ऑफिसर्स ड्रॉन फ्रॉम द रेजिमेंट। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो वहाँ की पंचायत है वो इस बात को डिसाइड करेगी कि क्या हेरसे को मार दिया जाए या उनको प्रिजनर बना दिया जाए, ठीक है। चार्ल्स बेल हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ अपराइजिंग। तो अपराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या वर्ड क्या है, अपराइजिंग मतलब विद्रोह, रिबिलियन, ठीक है। नोटेड दैट द पंचायत was a nightly occurrence in Kanpur Sepoy lines. What this suggests is that some of the decisions were taken collectively. तो पंचायत भी मिली हुई थी, ऐसा कहा गया है। किससे मिली हुई थी, सिपाहियों से मिली हुई थी। तो जो डिसीजन लिए गए वो कलेक्टिवली लिए गए। Given the fact that Sipahi lived in lines and shared a common lifestyle, and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The Sipahi were make of their own rebellion. तो ऐसा माना जाता है कि एक ही लाइन में रहा करते थे, एक ही इनका लाइफस्टाइल था, किनका किनका, सिपाहियों का। और इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि जहाँ वो इकट्ठे बैठा करते होंगे और अपनी क्या करते होंगे, प्लानिंग क्या करते होंगे फॉर देयर फ्यूचर। इस तरह से प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे प्लानर्स कौन रह जाएगा, अगर आपके हिसाब से प्लानर्स कौन हो गए, सिपाही हो गए, है ना, जो एक साथ अपने बैरक में मिल रहे हैं, एक कास्ट के और एक साथ जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड आ रहे हैं बेटा। एक आ रहा है म्यूटनी, हिंदी में म्यूटनी क्या है, षड्यंत्र, पिंक कलर का बना होगा ना, नहीं है ब्लॉक, हिंदी में नहीं, कोई बात नहीं। म्यूटनी मतलब षड्यंत्र, अ कलेक्टिव डिsobedience ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स में रहकर, यानी कि सेना में रहकर सामूहिक रूप से नियमों को तोड़ना। किनके नियमों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। रिवोल्ट का मतलब क्या है, विद्रोह का मतलब क्या हो गया, रिबिलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड पावर, यानी कि ऐसा विद्रोह जो कि किसके अगेंस्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। फिर टर्म रिवोल्ट एंड रिबिलियन कैन बी यूज सिनोनिमसली। हाँ बेटा अंकित, अथॉरिटी एंड पावर मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विद्रोह किया है उसकी बात कर रहे हैं हम। एंड कैन बी यूज सिनोनिमसली, मतलब एक साथ यूज कर सकते हैं, चाहे आप रिबेल कर लो चाहे आप विद्रोह कर लो, रिवोल्ट यूज कर लो, तो वर्ड इज द सेम। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते रिबिलियन और आपसे पूछते रिवोल्ट, विद्रोह,
हिंदी में विद्रोही है, इंग्लिश में क्या है, रिबिलियन एंड रिवोल्ट। तो विद्रोह सन 1857 का विद्रोह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो आपने पोएम भी पढ़ी होगी, कौन सी है, रानी लक्ष्मीबाई पे, है ना, बुंदेले हर बोलो वाली। तो ये उस समय उस वीरांगना को देखते हुए लिखी गई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे चमक उठी तलवार सन 1857 की, है ना, या नहीं है शायद वो। तो वो आप अगर उसको सुनोगे या उसको पढ़ोगे तो वाकई में उसमें जो वर्ड्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसका विद्रोह का सामना किया होगा। ठीक है, तो हम तो बहुत बेटा, हम लोग जो सांस ले रहे हैं आज़ादी की उसमें सांस ले रहे हैं, वी आर यूजिंग मोबाइल इंटरनेट, बट उन लोगों ने कितना सहा होगा, है ना। तो अंग्रेज तो हमें बिल्कुल समझ लो कि भारतीयों को अपने पैर की जूती समझते थे। ठीक है, यू, आपने अगर देखा होगा तो कहते थे यू इंडियंस, है ना, उनको हमारे हमेशा गाली देकर इनको यूज़ किया गया। और हमेशा उनको, अगर आपने गांधी पिक्चर देखी होगी तो अगर उसमें बताया गया कि गांधी जी जब ट्रैवल कर रहे थे उसमें ट्रेन में, तो उनको उस सेकंड क्लास से कंपार्टमेंट से बाहर नीचे फेंक दिया था, क्योंकि कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, यू आर ब्लैक पीपल। तो अपने को सुपीरियर समझते थे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उन्होंने कितनी यातनाएं सी हैं, तो इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो आप उसमें घूम जाओ कि कैसे हमारे जो विद्रोही थे कैसे वो लड़े होंगे। उनके पास तो इतनी आर्म्स भी नहीं था ना, तभी तो वो उन वेपन्स पे आक्रमण कर रहे थे ताकि उनको लूट सके और उसको यूज कर सके किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी। इतने उत्तेजित थे, इतने क्रोधित थे कि जहाँ उनको व्हाइट मैन दिखते थे उनको वो मार डालते थे। एंड दे प्लान टू मर्डर द हेयरसन आल्सो, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे रिवोल्ट एंड रिबेलियन क्लियर हो गया आपको। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द टर्म रिवोल्ट रिफर्स प्राइमरी टू अपराइजिंग ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। अपराइजिंग का मतलब भी विद्रोह है बेटा, मैंने बार बार ये बता रही हूँ ना, इंग्लिश में वर्ड आया अपराइजिंग। तो जितने भी, अब कौन कौन शामिल हो गए थे, पीजेंट शामिल हो गए, राजा शामिल हो गए, जागीरदार। म्यूटनी वॉज ऑफ सिपाही, लेकिन म्यूटनी तो सिपाही की थी, षड्यंत्र तो केवल किसका था, सिपाही का ही था। इज इट क्लियर। लेकिन शामिल बाद में कौन कौन हो गए थे, शामिल कौन कौन हो गए थे, द पीजेंट्स हो गए थे, राजा हो गए थे, देन जमींदार हो गए थे, विच वर फॉलोड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, इस रिवोल्ट ऑफ 87 में कोई भी शिक्षित लीडर कोई भी ज्वाइन नहीं किया था, किसी भी आधुनिक शिक्षक जो शिक्षक है, जो भी आपके शिक्षित वर्ग था वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। नो एजुकेटर्स वाज इंक्लूडेड इन दिस रिवोल्ट ऑफ 87। व्हाई इट वाज सो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम वो ये मानते थे कि यदि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध कर दिया तो हम कभी भी भारत का आधुनिकरण नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट एबल टू मेक इंडिया मॉडर्न। दैट इज वाई दे डिडंट टू पार्ट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 1857 की विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया, तो किसने भाग नहीं लिया था, एजुकेटर्स। एजुकेटर्स वाई दे डिडंट पार्टिसिपेट, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भारत को क्या करना चाहते थे, भारत को आधुनिकरण करना चाहते थे, वांट टू मॉडर्नाइज इंडिया, एंड दैट इज व्हाई द एजुकेटर्स डिड टू पार्ट इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई पे। आप फिगर देख रहे हो 11.3 पे पिक्चर बनी हुई है रानी लक्ष्मीबाई की। अब टू फाइट द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जरूरत थी लीडरशिप की, ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। फॉर दीज द रिबेल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड लीडर बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिपाही ऑफ मेरठ, सबसे पहले जो एक्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था बच्चों, मेरठ में हुआ था। एंड वी सॉ दैट दे रश टू दिल्ली। व्हाई दे रश टू दिल्ली, तो दिल्ली क्यों गए, बहादुर शाह जफर से आशीर्वाद लेने। फिर उनको एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनका समर्थन करता, यानी कि उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो पूरे इंडिया का बादशाह समझ लीजिए। तो जब वो वहाँ पे गए तो वो दे वांट टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ हॉरर, पहले तो उनको डर लगा, है ना, डर एंड रिजेक्शन, तो मना करना चाहते थे। इट वॉज ओनली सम सिपाहीज हैड मूव इनटू मुगल कोर्ट विद इन द रेड फोर्ट। और कुछ सिपाही जो थे वो कहाँ घुस गए थे, रेड फोर्ट में घुस गए थे, लाल किले में घुस गए थे। एंड डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल कोर्ट एंटीक दैट द ओल्ड एम्परर रियलाइजिंग दैट वेरी फ्यू ऑप्शंस एग्री टू द नॉर्मल लीडर ऑफ द रिपब्लिक। ये रियलाइज हो कि मेरे पास तो कुछ ही ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या था कि हमें किसके साथ देना है, रेबेलियन का साथ देना है। एल्स वेयर सिमिलर सीन वाज एरेक्टेड इन द माइनर स्केल इन कानपुर। अब हम पहुंच गए कानपुर में, पहले हम पहुंचे दिल्ली में। दिल्ली में कौन है,
बहादुर शाह जफर। एक मिनट, आपको कैसे ध्यान रखना है, हत्या कहाँ हुई, बैरकपुर में हुई, बैरकपुर से कहाँ आए, मेरठ आए, मेरठ में अन्य सिपाहियों ने समर्थन किया उनका, फिर कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में सपोर्ट किया किसने, बहादुर शाह जफर ने, हु वाज द कंसीडर्ड एज अ लीडर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो पहली बार हिंदू मुस्लिम क्या देखी गई थी, यूनिटी देखी गई थी, है ना। देन द मूवमेंट मूव टू कानपुर, अब ये कहाँ पहुंच गया था, कानपुर में। The sepoys and the people of the town gave Nana Sahib, the successor of Peshwa Bajirao, no choice to join the revolt of leader. अब यहाँ सुनेंगे, जो नाना साहिब थे ना बच्चों, वो पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और जो दत्तक पुत्र होने के कारण इनको अपने पिता की पेंशन मिल रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको देती थी। किसको देती थी, पेशवा बाजीराव सेकंड को जो पेंशन मिलती थी वो अब आगे नाना साहब को नहीं मिलेगी, ऐसा किसने मना कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्योंकि क्या कह के कि वो किसके अडॉप्टेड सन है, पेशवा बाजीराव सेकंड के, ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकंड जो कानपुर में थे, उन्होंने अब नाना साहब के पास कोई चॉइस नहीं रही कि उन्हें पेंशन ही नहीं मिल रही थी, उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया। तो ऑर्डिनरी पीपल ने उनको पुशअप किया टू ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कानपुर के आम जनता ने उनको क्या किया, वहाँ के लोगों ने, गाँव नगरों शहरों के लोगों ने वहाँ पे उनको प्रोत्साहित किया, उनको जील दिया that you should participate in revolt of 1857। and why Nana Sahib took part in revolt of 1857? मैं हर किसी के कॉज बता रही हूँ ना आपको। बहादुर शाह का क्या कॉज था, नाना साहब की बात नहीं करी मैं, बहादुर शाह की जाऊँगा। यस, दे विल नॉट यूज द वर्ड मुगल, और वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। ऐसे ही नाना साहब के साथ क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्री स्टॉप टू पे द पेंशन टू द नाना साहब बिकॉज वाई, बिकॉज ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बालाजी पेशराव सेकंड, ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकंड के वो दत्तक पुत्र थे। एंड सो ही जॉइन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आ जाते हैं हम झांसी में। झांसी में जब पहुंचे तो वहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, शी वॉज फोर्स्ड बाय पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ अपराइजिंग। तो उनके जब वो पहुंची वहाँ पर, तो अगेन जो झांसी था ना बच्चों, वो अंग्रेजों ने अपने अधीन मिला लिया था, ठीक है, थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि लैप्स की नीति के अंतर्गत झांसी को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या क्लियर हुआ, झांसी को अंग्रेजों ने, आपने कहा ना कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, किसका, झांसी की रानी का। तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे, झांसी को किसमें मिलाना चाहते थे, झांसी को किसमें मिलाना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रांतों में, ठीक है। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो, उन्होंने इसलिए विद्रोह किया था क्योंकि इनका भी अडॉप्टेड सन था, ठीक है। और कहा उन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि लैप्स की नीति बनाई, उसको ध्यान सुनेंगे। लैप्स की नीति का मतलब था, इफ अ किंग डाइड विदाउट एनी नेचुरल हेयर देन हिज और हर प्रॉपर्टी विल अनेक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ आया, एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तब उसकी संपत्ति उसके दत्तक पुत्र को नहीं दी जाएगी, बल्कि किसमें शामिल कर ली जाएगी, अंग्रेजी शासन में शामिल। सेम हियर विद रानी लक्ष्मीबाई, कि जो उनका पुत्र था वो अडॉप्टेड था और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी अब किसमें मिलाई जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाई जा रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह में पार्ट लिया। आई होप यहाँ चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस भी देनी है आपको बच्चों, आपको समझ में आया यहाँ पे चैप्टर, जो बच्चे जुड़े हैं अटेंडेंस देंगे, कोई बच्चा जाएगा नहीं, गिव योर अटेंडेंस।